हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आनंद जीवन सर और मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। तो आप सबको मैथमेटिक्स से डरने का ज़रूरत नहीं है। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है ना। और अभी तो आप जस्ट एक क्लास जस्ट मतलब क्या बोले क्लास 10th पास करके और एक नए कॉलेज में आप एडमिशन लिए होंगे, नए नए फ्रेंड्स मिले होंगे, नई नई जगह मिली होगी। और हर जब आपके जीवन में सब कुछ तो भी नया नया ही हो रहा होगा, है ना। नए मित्र भी बनेंगे और नया चीज़ पढ़ने को भी आपको मिलेगा। तो आपके इसी नई चीज़ें में हम भी एक ऐड कर दे रहे हैं कि आप सबको भी अब मैथ्स के एक नए टॉपिक से ही शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि आपके 11th क्लास के मैथ्स में फर्स्ट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं सेट्स, है ना। तो सेट्स क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिए कि ये जो पढ़ा रहे हैं आप ये अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते चलिएगा। क्योंकि सेट्स के अलावा जो है ना, मतलब अलावा क्या बोले, ये सेट्स ये कहें कि ये बेस है मैथमेटिक्स का। अब इसके बाद आप मैथ्स में आप कुछ भी करेंगे, या तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएं, या आप टीचिंग के क्षेत्र में जाएं, या मैथ्स रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो आपको वहाँ पे सेट्स एक बेस है ये। तो सेट्स आना ही चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और हम आपको यहाँ पे दोनों माध्यम से पढ़ाएंगे। आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों चलेगा। लिखेंगे इंग्लिश में और समझाएंगे आपको हिंदी में। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको मैं ये समझा दूं कि आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप 11th के बाद 12th के बाद अब फिर बहुत आपकी मुश्किल हो जाएगी। आपको हायर क्लास में जाएंगे, अगर आप मैथमेटिक्स से आप हायर क्लास में जा रहे हैं, आप कुछ भी करना है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आप अभी से ही इंग्लिश में ही मैथ्स पढ़िए। को इंग्लिश तो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है भी नहीं। आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप पढ़ते पढ़ते आपके वो हैबिट में आ जाएंगे और आप खुद इंग्लिश बोलने भी लगेंगे कुछ और कुछ लिखने भी लगेंगे, है ना। तो आप इस टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। मैं लिखूंगा हिंदी में और लिखूंगा इंग्लिश में और समझाऊंगा हिंदी में, तो आप किसी को शायद ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं आप सबको ये बता दूं कि ये एनसीईआरटी के जो बुक है ये लगभग हमारे कंट्री के हर बोर्ड में ये आता है ना, एनसीईआरटी। तो मैं कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन और कंसेप्ट वाइज पढ़ाने वाला हूँ। तो आप कंटिन्यू बने रहें और इसको क्लास को कंटिन्यू करें। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए फिर हम देखते हैं सेट के बारे में बात करते हैं। तो मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको थोड़ी सी समझाने के बारे में ये मैं बात कर रहा हूँ सेट्स का, है ना। सेट्स ये है क्या सेट्स। तो आप देखते होंगे कि आम जीवन में आप जब किसी चीज को बात करते हैं तो या तो आप किसी ग्रुप की बात करते हैं या तो किसी की इंडिविजुअल की बात करते हैं। ग्रुप मतलब जैसे समूह, है ना। तो सेट्स को अगर हिंदी में बोले तो आप इसको बोल सकते हैं समुच्चय। क्या बोल सकते हैं? समुच्चय। तो इसका मतलब क्या होगा कि या ये भी बोल सकते हैं संग्रह। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? संग्रह मतलब जमा करना, सेट्स। मतलब आप ये भी कहते हैं ना कि किसी चीज के बारे में आप जनरली ऐसे भी बात करते हैं कि सेट करो। तो सेट करो मतलब क्या कि किसी चीज को अलाइन करना एक के बाद एक, मतलब किसी ग्रुप को अलग अलग थिंग्स को एक साथ रखना, अलग अलग चीजों को, जिसे कहते हैं ना कि सेट करो लगभग। हालांकि ये सेट करने से मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए हम ये बात बोल रहे हैं। तो सेट आप कहते हैं कि सेट करो, तो सेट करो दैट्स मीन्स ये हुआ कि आप एक एक चीजें को एक सही ढंग से एक क्रम में एक जगह आप करते हैं। तो हालांकि ये सेट उस सेट से कोई मतलब नहीं है, ये सेट्स अलग है। जैसे आप कह रहे हैं कि समुच्चय, समुच्चय बोले हिंदी में संग्रह। जैसे आप कहते हैं एक और तरीके से समझिए समुच्चय, मतलब आप कहते हैं ना कि समूल नाश कर दिया। समूल मतलब क्या कि पूरा, मतलब कुछ होगा उसको टोटल,
मतलब सब, जैसे आप बोलते हैं ना सब, तो सब का मतलब ये हुआ कि उसमें बहुत सारा कुछ हुआ। सब मतलब बहुत कुछ हो गया। तो इसी प्रकार से हम ये बात करेंगे समूचे संग्रह, मतलब किसी चीज की, जैसे हम कोई वर्ड बोले, जैसे बोले कमेटी, तो कमेटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कमेटी से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का समूह है और इसके द्वारा कोई कमेटी बनाया है। जैसे आप बोलते हैं क्रिकेट टीम, है ना, तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि क्रिकेट टीम यानी कि अलग अलग प्लेयर मिला करके, है ना, एक टीम बन गया है। जैसे आप कहते हैं क्लास, तो क्लास मतलब क्या कि अलग अलग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को मिला करके एक ग्रुप बन जाता है, जिसको आप क्लास कहते हैं, है ना। उसको डिवाइड करते हैं, तो जिस सब क्लास में क्या हो रहा है कि लड़का भी है, लड़की भी है, सारे लोग हैं। तो क्लास की बात किया तो क्लास का मतलब इसमें तो किसी एक पार्टिकुलर की बात नहीं हो रही है। तो ये होता है जैसे आप किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं। मतलब सेट्स का मतलब ही होता है कि अलग अलग वस्तुओं का, है ना, समूह। मतलब कि ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, मतलब वस्तुओं का समूह। तो हम इसी के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आप ये इसको हम थोड़ी सी आपको डिफाइन करके समझा दें, फिर आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मैं ये पहले मैंने लिख के रखा है ताकि समय बच सके, ठीक है बच्चों। तो आप समझिए यहाँ से क्या है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी टाइम लगेगी, क्योंकि आपको अच्छे से समझना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये क्या है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, इस चीज को बहुत ही मतलब अच्छे से कीजिएगा कि द सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, ये नोट कीजिए। और ये कलेक्शन आप समझ रहे हैं, कलेक्शन मतलब किसी चीजों का, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर, तो बहुत सारे मार्क्स मार्कर है, तो हम कह सकते हैं कि जब बहुत सारे मार्कर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ मार्कर, कलेक्शन ऑफ मार्कर। या आपके पास कोई बुक है ना, तो आप बहुत सारी बुक है, तो आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ बुक। आप जैसे कहते हैं ना, जैसे आप मार्केट जाते हैं तो आप कपड़ा अपने लिए खरीदते हैं, तो आप अगर बहुत सारे कपड़े खरीदना हो तो आप क्या करते हैं कि अपने लिए उसको चूज करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स। तो आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। तो ये आपका जो है, इसी को हम बोलते हैं कि सेट्स। अब बात करें कि कलेक्शन हो गया वस्तुओं का, अलग अलग वस्तुओं का। अब ये बात आ रही है कि वेल डिफाइंड। अब इसको हिंदी में बोलते हैं वेल डिफाइंड को कि ये बोल सकते हैं सुपरिभाषित, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब कि जो बहुत अच्छे से डिफाइंड हो, बहुत अच्छे से परिभाषित हो। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ी सी इसमें टाइम लगेगा समझने में। जब इसको आप समझ लेंगे तो आप पूरी की पूरी सेट समझ सकते हैं। जैसे समझिए कि सुपरिभाषित वेल डिफाइंड है क्या? वेल डिफाइंड का मतलब ये कि जिसमें सभी लोगों का मत जो हो एक होना चाहिए। फिर से सुनिए, जिसमें बहुत सारे लोगों का, या ये कह सकते हैं कि पूरे ह्यूमैनिटी का या पूरे ह्यूमन का जो है, जहाँ पे विचार एक ही हो किसी चीज को लेकर के, तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, मतलब किसी भी चीज का। जैसे हम कहें क्लास, तो क्लास अगर आप बोल रहे हैं तो क्लास या तो आप इंडिया में बोलिए, या इंग्लैंड में बोलिए, या फिर आप किसी और कंट्री में चले जाइए, या किसी घर में बोलिए, या किसी कमिटी में बोलिए, कहीं भी बोलिए। तो क्लास से यही पता चल रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं। तो क्लास से ये पता चल रहा है कि उसमें इतने बच्चे होंगे। ये आपसे बोलते हुए कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, यानी कि वो क्या है, क्लास क्या है कि बच्चों का समूह है, बच्चों का समूह, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लास है ये। तो ये क्लास क्या है, वेल डिफाइंड है। क्लास कहीं भी बोलेंगे तो सभी का मत एक ही है। जैसे हम बोलेंगे क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम से क्या पता चल रहा है कि क्रिकेट टीम में क्या होता है कि 11 प्लेयर होता है। तो सब आदमी यही समझ रहा है कि ये क्रिकेट टीम है। तो क्रिकेट टीम क्या है, वेल डिफाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि सभी का मत इस पे एक ही है ना। अब हम ये कहें कि सूर्य जो है ना,
पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो आज ये सारे लोग ये मानते हैं कि तो ये भी क्या हो गया, एक सेट्स हो गया। मतलब जो पूरी तरह से परिभाषित है, जो सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है, जिसमें सभी का मत एक हो, ऐसे चीजों को हम क्या बोलेंगे कि ये सेट्स है, ये सेट्स है। अगर वो डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो उसको हम नहीं बोल सकते। जैसे आप ये कहें कि हम आपको कहें कि कलेक्शन ऑफ गुड क्लॉथ्स, कलेक्शन ऑफ गुड क्लॉथ्स, तो ये हो सकता है कि आपको जो क्लॉथ्स आपको पसंद हो, वो क्लॉथ्स दूसरे को पसंद नहीं है, राइट। इस तो इसका मतलब हुआ कि किसी जिसको आप पसंद किए उसको सभी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वो सबको सबके लिए वो अच्छा नहीं है। जैसे मान के चलिए मैंने ये शर्ट्स पहनी है, तो ये शर्ट्स मेरा जो शर्ट है, ये क्या है कि ये इसको हम पसंद किए होंगे, हो सकता है कि इसको किसी और ने पसंद नहीं किया, है ना। लेकिन अगर सारे लोग एक ही चीज को, इसी को कहे, सब कुछ छोड़ के कि यही भर अच्छा है, पूरा दुनिया को इसी शर्ट को कहे कि यही सिर्फ अच्छा है, और सारे लोगों का मत है कि यही अच्छा है, तो ये सेट्स में आ जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो वेल डिफाइंड, जैसे आप कहें कि आपके क्लास में कलेक्शन ऑफ गुड गर्ल, या आप कलेक्शन ऑफ गुड गर्ल इन योर स्कूल या इन अ स्कूल। अगर किसी स्कूल में हम कहें कि कलेक्शन ऑफ गुड गर्ल, तो गुड गर्ल का मतलब क्या हुआ। तो अब ये हो सकता है कि जो गर्ल आपके लिए अच्छी हो सकती है, वो दूसरे को लिए अच्छी नहीं हो सकती है। जो बॉयज आपकी क्लास में आपको अच्छा लगता होगा, हो सकता है वो दूसरे को अच्छा नहीं लगता होगा। आपके क्लास में जैसे टीचर है, तो आप कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ गुड टीचर, है ना, कलेक्शन ऑफ गुड टीचर। तो आपके क्लास में जितने टीचर होंगे, तो सभी आप देखेंगे कि सभी स्टूडेंट्सों का मत क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी स्टूडेंट्स का मत क्या होता है, अलग अलग होता है, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। पूरी आप सेट्स में आप पढ़ेंगे ना, तो वेल डिफाइंड बहुत मायने रखती है। इस चीज को हमेशा माइंड में रखना होगा। वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, सुपरिभाषित संग्रह बोल सकते हैं, सुपरिभाषित संग्रह। तो अब बात को समझिए। अब हम कहें कि वेल डिफाइंड, इसको ये भी बोल सकते हैं कि नॉट कंफ्यूजन, नॉट डाउट, मतलब जिसमें कोई डाउट ना हो, जिसमें पूरी तरह से क्लियरिटी हो। नो डाउट, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। वो अनक्लियर्ड है तो वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड वही होगी जो बिल्कुल क्लियर होगी, जो बिल्कुल स्पष्ट होगी, जिसपे सारे लोगों का मत क्या है, एक ही होगा। ठीक है। और जो डाउट होगी, डाउट वाले कोई अगर डाउट्स वाले चीज है तो वेल डिफाइंड में नहीं होगी, वो सेट्स में नहीं आएगा। तो सेट्स में कौन सा आएगा कि जो वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड होगा। अब कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप देखिए फिर आप समझिए क्या है ये। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ओड नेचुरल नंबर, है ना, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब हिंदी में इसको बोले तो विषम संख्या, प्राकृतिक विषम संख्या जो 10 से कम हो, जो 10 से कम हो। तो इसका मतलब आप अगर 1 से 10 तक अगर आप काउंट करेंगे तो, और उसमें विषम संख्या आप करेंगे, तो कौन है, 1 आएगा, है ना, 3 आएगा, और आपका 5 आएगा, और 7 आएगा, 9 आएगा। ये क्या है, ओड नंबर है। तो ये क्या है कि वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड क्यों हो गया, क्योंकि आप अगर कहीं भी चले जाएं, संसार के किसी कोने में चले जाएं, अगर आप वहां पे ये बात बोलेंगे, है ना, कि ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हर जगह जब जाएंगे तो हर जगह यही होगा, इससे अलग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेल डिफाइंड है। तो ये क्या है, सेट होगा, ये सेट है। अब देखिए दूसरा में क्या है, द रिवर ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत में जितनी सारी नदियां हैं, भारत में जितनी सारी नदियां हैं, तो हम इसको बोल देंगे कि ये सेट्स है। अब इसको
अगर ये बोले कि इसको पार्टिकुलर भी बोल सकते हैं कि अगर किसी नदी का हम अगर ये कहें कि द रिवर्स ऑफ इंडिया है ना, द रिवर्स ऑफ इंडिया दैट्स लेंथ इज लेस देन 20,000 किलोमीटर। अगर हम कुछ ऐसा बोले कि ऐसा नदी जो 20,000 किलोमीटर से कम का हो या 20,000 किलोमीटर से अधिक का हो, तो भी हम एक पार्टिकुलर डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है तो ये रिवर ऑफ इंडिया कर दिया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली AEIOU। अब क्या करें, द वॉवेल्स, वॉवेल्स मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो वॉवेल्स क्या होगा, आपके वॉवेल्स यही होंगे। अब ये वॉवेल्स तो अलग होंगे नहीं, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। ये क्या हुआ, वेल डिफाइंड है। अब क्या है, द वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स। अब जैसे आप पढ़ते हैं ना ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स में क्या है कि आपके बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ट्रायंगल्स का क्या होगा, एक समूह होगा। ट्रायंगल्स का सेट्स हुआ, वो क्या है, वेल डिफाइंड है। क्योंकि आपके लिए आप अगर कोई भी एंगल कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, है ना, तो आप जो ट्रायंगल आप यहाँ पढ़ रहे हैं वही ट्रायंगल आप कहीं भी जाएंगे तो आप उसी ट्रायंगल को पढ़ेंगे, आपको कुछ उससे अलग नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो अब आगे देखिए फिर से कोई, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 नेमली 2, 3, 5, 7। ये कह रहा है कि प्राइम मतलब हिंदी में ये बोले कि अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड ऑफ 210। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2, 3, 5, 7। हम ये समझते हैं कि आप अभाज्य गुणनखंड समझते होंगे, और नहीं समझते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं अगली क्लास में समझा भी दूंगा। अब देखिए क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कोई इक्वेशन दिया है उसका सॉल्यूशन, तो ये बताइए कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ये जो यहाँ है यही सॉल्यूशन आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो यही मान्य होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सारे क्या है, वेल डिफाइंड है। ये क्या है, वेल डिफाइंड। हिंदी में कहें तो सुपरिभाषित, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। तो सेट्स किसका होगा, वेल डिफाइंड, मतलब ऐसा वस्तु, ऐसा ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड है, ऐसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन को ही हम सेट बोलते हैं। हिंदी में अच्छे से समझिए कि वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही सेट कहलाता है। अब आप उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। और ये एक और चीज समझ लीजिए कि अनक्लियर्ड, आपको ये भी फिर से मैं पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिन चीजों पे सभी का मत एक जैसा नहीं होता है ना, वो सेट्स में नहीं आएगा। जिसपे सभी लोगों का मत एक नहीं होता है वो सेट्स में नहीं आएगा। सेट्स में वही आएगा जो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अब सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको बच्चों मिटाते हैं और आप इसको नोट्स कर लीजिए, है ना। आप देखिए क्या है, यहीं से मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फिर आप समझिएगा। ये इसको भी आप लिख लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें क्या है कि ये देखिए, आप आइए यहाँ पे, जब कोई सेट्स हम लिए, कोई सेट्स लिए, जैसे हम मान लीजिए कि इसी को ले लिए, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऐसे को हम क्या करना था, हमको ये बताना था कि ये सेट्स है। तो इस सेट्स को लिखा कैसे जाता है, ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट्स को लिखने के लिए हम इंग्लिश के जो है अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर को लेते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर को, जैसे ए, बी, सी, डी, और ये कुछ भी हो सकता है, ये कैपिटल लेटर्स है। और इसका जो एलिमेंट्स है, इसका जो ये जो होगा, जैसे अब इसको हम लिखना चाहेंगे सेट्स में, तो हम ये लिख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब
नहीं है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, इंग्लिश में बोलते हैं करली और हिंदी में बोलते हैं नजला ब्रैकेट, है ना। तो इसको लिखेंगे 1 3 5 7 9, है ना। ये लिखने का तरीका ये हुआ, एक सेट ये हो गया। सेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी, किसी से भी कर सकते हैं, आपको जो इच्छा हो। और इसके अंदर जो होता है, अगर ये मान लीजिए कि ये तो आपका मैथमेटिक्स का है, अगर ये लेटर में होता है तो ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है जो, और इसको बोला जाता है एलिमेंट्स बोल सकते हैं, हिंदी में अवयव बोलते हैं या सदस्य बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सदस्य या मेंबर इंग्लिश में, और या मेंबर या एलिमेंट्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेंबर या एलिमेंट्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं अवयव या सदस्य। नोट्स कीजिएगा इसको, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, और हम जो बोल रहे हैं उसको अभी याद कर लीजिए, आप इसके बाद में करेंगे कोई मतलब नहीं बनेगा। अब हम इसको सेट्स में लिखना है ना। तो द रिवर्स ऑफ इंडिया, हालांकि ये क्या है कि रिवर्स ऑफ इंडिया जो है वो आप टोटल को तो नहीं लिख सकते, बट मान लीजिए कि हम ऐसा करते हैं कि ये कोई सेट है ना, और ये कोई सेट है और ये नदी की बात है, तो मान लीजिए कि हम रिवर्स का नाम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई ए, किसी का ए नाम है, कोई बी नाम है, कोई का सी नाम है, कोई का डी नाम है, किसी का नाम ई है, ये इस तरह से होगा। ये क्या है? एलिमेंट्स। इसको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स। इसको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स या मेंबर, एलिमेंट्स मेंबर या अवयव, इसको अवयव बोलिए या सदस्य बोलिए। किसका? सेट ए का ये सदस्य है, सेट ए का सदस्य है। आप इसको ले लीजिए द वोवेल्स, ये मान लीजिए इसको अगर लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे करली ब्रैकेट में ए ई आई यू, लिखने का यही तरीका है। सेट्स को हम ऐसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए हमको इस सेट्स को लिखना है ना, हालांकि ये भी सेट्स लिखा हुआ है, जब आगे बताएंगे तो सेट्स का लिखने का जो टाइप है ना, उस टाइप में एक टाइप ए भी है, एक टाइप ए भी है, लेकिन यहाँ पे आपको दो टाइप पढ़ना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, देख लीजिए पहले। अब मान लीजिए हमको लिखना है इसके बारे में, तो वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के कुछ भी नाम लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। और आप जितने भी ट्रायंगल्स हो सकते हैं उसका नाम लिख सकते हैं, और ये बोलेंगे कि ये इसका मेंबर है, मतलब आर इज द एलिमेंट्स ऑफ डी, आर इज द एलिमेंट्स ऑफ डी। या आप वो जितने भी लिख सकते, इसकी तो कोई आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी ट्रायंगल्स होंगे आप सब ट्रायंगल्स लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स अप टू ये, जैसे अब इसको लिखना है तो मान लीजिए कोई कुछ भी नाम रख दीजिए, ई रख दीजिए। ई में आप क्या कर सकते हैं? 2 3 5 7, ये हो गया। अब ये द सोल्यूशन ऑफ हो, ये तो सिंपल सी बात हो गई। इसको आप एफ कर लीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, किसी का भी, ऐसा नहीं कि ए का नाम यही ए ही हो सकता है, बी ही हो सकता है, कुछ इसका नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3, ये बात तो आप समझ रहे होंगे। लिखने का तरीका क्या है? हम सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी सी डी, है ना। ये क्या है? ये एलिमेंट्स बोल सकते हैं, मेंबर बोल सकते हैं इंग्लिश में, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सदस्य या अवयव। अब ये आपका आ गया सी। सी मतलब कुछ भी नाम रख सकते थे, कुछ जरूरी नहीं कि सी होता है। तो हम क्या करें, जो एलिमेंट्स है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जो कैप और जो सेट्स को नाम देने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है ये तो हो गया। अब जैसे 1 2 3 एक आता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। कल मैं इसके बारे में डिफाइन करूंगा, आज क्लास में ही थोड़ी सी और मैं बता देता हूँ, इसके बाद मैं क्लोज करूंगा, फिर देख लीजिएगा क्या। अब ये क्या है कि एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो अगर हम ये कहें कि 1 इज एलिमेंट्स ऑफ ए, इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 इज एलिमेंट्स ऑफ ए, 3 इज एलिमेंट्स ऑफ ए, और 5 इज एलिमेंट्स ऑफ ए, 7 इज एलिमेंट्स ऑफ ए। अब ये बोल सकते हैं 9 इज एलिमेंट्स ऑफ ए। ये इसको इप्सिलॉन बोला जाता है, इसको इप्सिलॉन। यहाँ कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऐसे 1 इज मतलब 1 जो है ए का सदस्य है या 1 ए का एलिमेंट्स है, 3 इज एलिमेंट्स ऑफ ए, 5 इज एलिमेंट्स ऑफ ए। इस तरह से पढ़ा जाता है। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, 1 जो है ए का सदस्य है, 3 ए का सदस्य है, 5 ए का सदस्य है। और उसी प्रकार से इसमें आइए तो ए इज एलिमेंट्स ऑफ बी है ना, ये बी, सेट बी, ए इज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये सेट इसको बोलेंगे 1 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, 3 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, 5 is elements of set A, 7 is elements of set A, 9 is elements of set A। अब हम इसको पढ़ेंगे A is elements of B and B is elements of B, C is elements of C, और क्या है D है ना, D is elements of सॉरी यहाँ B होगा ना, B, ये सभी क्या है, ये B के सदस्य हैं, ये सारे क्या हैं बी के सदस्य हैं, सेट बी के सदस्य हैं। ये सारे क्या है सेट ए के सदस्य हैं। इंग्लिश में एलिमेंट्स, हिंदी में सदस्य बोल सकते हैं या फिर आप अवयव बोल सकते हैं। अब इसकी बात करें, इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। अब हम आते हैं इसमें, अब इसको ऐसे लिखेंगे ए इज एलिमेंट्स ऑफ सी, सेट सी, ए बी इज बी नहीं ई ना, वॉवेल की बात है, ए इज एलिमेंट्स ऑफ सी and A E I is elements of set C and U is elements of, कुछ गलत किया ना, ये एक चीज छूट गया है यहाँ पे देखे तो, वो छूट गया है ना, सॉरी ये ओ कर लीजिए, ठीक है। अब ये U is elements of C, O is elements of C। मतलब इसको पढ़ेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे ऐसे। तो इसमें 2-3 चीज हमेशा को ध्यान रखिए, क्या सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या है, जो सेट के जो मेंबर हैं वो उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। और उसके बाद इस हर मतलब ये मेंबर के बाद ये आपका टेस्ट लगा रहेगा, ये अलग अलग चीजें हैं। अगर ये ना रहे तो ये कोई नंबर बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा ना, तो इसके बीच में ये डैश रहेगा। ये क्या होता है, अगर नंबर में है, अगर ये लेटर में है तो ये स्मॉल लेटर में होगा, है ना। और ये नंबर तो कहीं भी है तो समान ही रहेगा, लेकिन सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे और मेंबर को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। मेंबर के बीच में ये रहेगा। और इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 is a elements of set A, 3 is a elements of set A, 5 is a elements of set A। इसी प्रकार से A is a elements of B, B is a elements of B, C is a elements of B and D is elements of B, है ना। तो शायद आज बच्चों यहीं तक क्लास को खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको समझ चुके होंगे और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।